दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की न्यूक्लियर फिजिक्स चल रही है और न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन ने बीटा डीके, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, गामा डीके और गामा डीके के बाद में अपन ने मल्टीपोल ट्रांजिशन भी पढ़ लिया था। और मल्टीपोल ट्रांजिशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है, कौन सा अलाउड नहीं है, ये भी अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए थे। आज अपन छोटी सी बात करते हैं इंटरनल कन्वर्जन, वो गामा डीके से रिलेटेड है। और फिर अपन नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं इंटरनल कन्वर्जन। छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। इंटरनल कन्वर्जन, इंटरनल कन्वर्जन है, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है, गामा डीके से रिलेटेड है। एक्साइटेड न्यूक्लियस इन स्पाइट ऑफ gamma ray emission, in spite of gamma ray emission can also come to the ground state by directly transferring energy and momentum to orbital electrons. The process is known as internal conversion. And electrons emitted are called conversion electrons. ये अपन को ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या कहेंगे? कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसमें देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएगी कि TE इक्वल्स टू E गामा जो एनर्जी है वो, और माइनस क्या हो जाएगी दोस्तों? बाइंडिंग एनर्जी, जिससे वो टाइटली बाउंड है। और E गामा इक्वल्स टू EF या EI माइनस EF, कि जैसे एक स्टेट है और ये दूसरी स्टेट है, ये इसकी एनर्जी क्या है? EI, इसकी एनर्जी क्या है? EF। और यहाँ से जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आता है तो गामा को इमिट करता है, तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? E गामा है। ठीक है, E माइनस EF माइनस, यदि एक्साइटेड स्टेट में है तो अपन क्या कह सकते हैं? सरप्लस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। EI माइनस EF माइनस सरप्लस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगी दोस्तों? सरप्लस एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक सबसे जो पास में, न्यूक्लियस के सबसे पास में जो ऑर्बिट होती है ये न्यूक्लियस है। इसके पास वाली ऑर्बिट की अपन बात करें कि ये अपन न्यूक्लियस मान सकते हैं कि प्लस है, और इसके पास वाली ऑर्बिट K, फिर L, फिर M। ठीक है, तो ये ऑर्बिट क्या होगी? K, L, M एंड सोन, आगे भी चलती रहती हैं। तो सिंस K सेल, यहां से अपन एक पॉइंट और, सिंस K cell is nearest to the nucleus,
सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज ऑफ के सेल, किसमें, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में किसकी रहती है, के सेल की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है। और के सेल के इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों, टी ई के बराबर ई आई, ये रहा ई आई माइनस ई एफ, ठीक है, और माइनस बी के क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ के सेल्स। ऐसी एल सेल के लिए काइनेटिक एनर्जी ई आई माइनस ई एफ और माइनस क्या हो जाएगी, बी एल एंड सोन। टी ई एम सेल के लिए क्या हो जाएगा, ई आई माइनस ई एफ और माइनस क्या हो जाएगा, बी एम एंड सोन। तो दोस्तों ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। ये क्या है, इंटरनल कन्वर्जन है। और इंटरनल कन्वर्जन के कोफिशिएंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। ये इंटरनल कन्वर्जन के बारे में इंफॉर्मेशन है। टी ई के ये क्या है, इज लिस्ट एज बी के मैक्सिमम, कि जितना बी के मैक्सिमम होगा उतना ही क्या होगा, टी ई के लिस्ट होगा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं टी ई के इज लिस्ट एज बी के इज मैक्सिमम, बी के इज मैक्सिमम, जितना लिस्ट होगा जितना ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसको अपन मिटा देते हैं। समझ में आ गया। अब कुछ अपने जो गामा डी के ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो नोट के थ्रू मैं आपको बताता हूं, जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली क्या है कि इंटरनल कन्वर्जन इज, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनल कन्वर्जन इज यूनिट स्टेप, internal conversion is unit step process in which excited nuclei directly transfers energy to orbiting electrons, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर करता है। दूसरा कन्वर्जन कोफिशिएंट, को अपन अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। अल्फा, ये अल्फा का निशान है, ये दोस्तों क्या है, अल्फा, और ये समानुपाती का निशान है। ये तो है अल्फा, कन्वर्जन कोफिशिएंट क्या है, अल्फा, ये क्या है, अल्फा, ये सिंबल अल्फा है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। और किसके समानुपाती होता है, Z3। एटॉमिक नंबर की 3 घात की क्या होता है, कन्वर्जन कोफिशिएंट समानुपाती होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये क्या कहता है कि Z की 3 घात के समानुपाती होता है। तो द प्रोसेस dominates for heavy nucleus, for light nuclei gamma decay dominates, for light nuclei gamma decay dominates, और for heavy nuclei the process dominates for heavy nucleus। ठीक है दोस्तों, the process dominates for heavy nucleus अपन को ध्यान में रखना है, और for light nuclei gamma decay dominates। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, अल्फा इज लार्जर फॉर लो ट्रांजिशन एनर्जी।
अल्फा इज लार्जर, जो कन्वर्जन कोफिशिएंट अल्फा इज लार्जर, अल्फा इज लार्जर फॉर लो ट्रांजिशन, फॉर लो ट्रांजिशन एनर्जी, फॉर लो ट्रांजिशन एनर्जी एंड हाई एल, एल का मल्टीपोलरिटी, एल का मतलब क्या है, हाई एल का मतलब दोस्तों यहां पे क्या है, मल्टीपोलरिटी है। और अल्फा एम मैग्नेटिक मल्टीपोल इज ग्रेटर देन फ्रॉम अल्फा ई इलेक्ट्रिक मल्टीपोल फॉर सेम एल एंड ई। एल का मतलब है मल्टीपोलरिटी और ई का मतलब दोस्तों क्या है, एनर्जी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नेक्स्ट का कि जीरो प्लस का मतलब एंगुलर मोमेंटम जीरो है और प्लस का मतलब इवन पेरिटी है। जीरो प्लस ट्रांजिशन, जीरो प्लस ट्रांजिशन is completely forbidden for gamma emission, completely forbidden for gamma emission since L बराबर जीरो, हियर L बराबर जीरो ट्रांसवर्स नेचर है, तो L बराबर जीरो के लिए जो कन्वर्जन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए जीरो प्लस गामा ट्रांजिशन संभव नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, क्या जीरो गामा रेडिएशन या गामा डीके में जीरो प्लस ट्रांजिशन हो सकता है क्या? तो ये ट्रांजिशन क्या है दोस्तों, फॉरबिडन है। क्यों है? क्योंकि ये L बराबर जीरो है और L बराबर जीरो पॉसिबल नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नॉट पॉसिबल? इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज ट्रांसवर्स नेचर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी कैसी नेचर होगी, ट्रांसवर्स नेचर होगी। कैसी नेचर होगी दोस्तों, ट्रांसवर्स नेचर होगी। तो L बराबर जीरो पॉसिबल नहीं है, इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपना जो अल्फा बीटा गामा डीके था वो कंप्लीट हो गया, यानी इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल या न्यूक्लियर पार्टिकल विद मैटर का ये जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? जनरल फॉर्म अपन को पता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में LHS RHS एक तरफ क्या होते हैं, अभिकारक रिएक्टेंट जो रिएक्शन करते हैं, और दूसरी तरफ अपन को क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज न्यूक्लियर रिएक्शन की जनरल फॉर्म क्या है, A प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, Y प्लस बी। A प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, Y प्लस बी। इन शॉर्ट फॉर्म, इसी रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अपन कैसे लिखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। शॉर्ट फॉर्म में इस रिएक्शन को अपन कैसे लिखते हैं दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। एक्स ए बी ऐसे ब्रैकेट में, ए बी ब्रैकेट में और Y इसके बाहर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि A तो क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल है, X क्या है, टारगेट है, और Y क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है, और B क्या है, आने वाला पार्टिकल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मीनिंग क्या है वो अपन ध्यान से समझेंगे। A को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इंसिडेंट। A को अपन बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, A को बोलते हैं इंसिडेंट पार्टिकल, या इसे अपन बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है A। B जो है उसको अपन बोलेंगे आउटगोइंग पार्टिकल। B को क्या बोलेंगे दोस्तों, आउटगोइंग पार्टिकल, यानी डॉटर न्यूक्लियस बनने के बाद में जो पार्टिकल निकलेगा उसको अपन बोलेंगे आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है, X क्या है, टारगेट न्यूक्लियस,
एक्स क्या है, टारगेट न्यूक्लियस, और वाई क्या है दोस्तों, रेजिडियल न्यूक्लियस या डॉटर न्यूक्लियस बोल सकते हो, रेजिड्यूल न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस बच गई वो न्यूक्लियस क्या है, ये है। ठीक है, इस रिएक्शन को ये बहुत बार आता है एग्जाम में और इसमें पूछ लेता है कि ए क्या है, बी क्या है, वाई क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं इसको, या इंसिडेंट पार्टिकल, ये अपना टारगेट है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये कौन सी दोस्तों, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, रिएक्शन एग्जांपल, इस रिएक्शन को अपन कैसे डिनोट करें कि जैसे कार्बन 13, ठीक है, DN, और क्या बन गया भाई, N, ये रिएक्शन हो गई। ये क्या हो गई, मीन्स इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है कि D का मतलब है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इंसिडेंट पार्टिकल है 1s2, या ऐसे अपन लिखते हैं D प्लस कार्बन 13, ठीक है, और 14 N, और प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉन N, ऐसे लिख लिया अपन ने। और इसको अपन सिंबलिकली लिखना चाहें, सिंबल में लिखना चाहें, सिंबॉलिकली लिखना चाहें, तो ये क्या हो गया, ड्यूट्रॉन, तो 1h2 ड्यूट्रॉन बोल दो या ड्यूटेरियम बोल दो, और 7C 6C13 कार्बन 13, और ये रिएक्शन 7 नाइट्रोजन 14 और प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन को अपन डिनोट करते हैं 0n1, यानी चार्जलेस है और इसकी मास नंबर क्या है, 1 अपन मान रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन आ गई, इसमें रदरफोर्ड सोडी के नियम को क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, यानी LHS में एटॉमिक नंबर बराबर RHS में एटॉमिक नंबर। ठीक है, और LHS में मास नंबर बराबर RHS में मास नंबर होना चाहिए, यानी Z कंजर्व होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए, और A भी दोनों तरफ क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। तो ये जो रिएक्शन है, ये अपनी RPSC में आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से रखोगे। ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है दोस्तों, क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब अपन बात चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि न्यूक्लियर रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्कैटरिंग, कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसको स्कैटरिंग भी अपन बोलेंगे। ठीक है, अपन ने ये रिएक्शन ले लिया, यदि A बराबर B है, यानी जो प्रोजेक्टाइल है, इंसिडेंट पार्टिकल है और आउटगोइंग पार्टिकल है, दोनों सेम है, तो वो क्या हो जाएगी, इनकमिंग एंड स्कैटरिंग। इससे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्कैटरिंग कहेंगे, यानी A बराबर B, यानी इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टिकल्स आर सेम। यदि ये सेम हो गए तो इससे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, स्कैटरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको स्कैटरिंग कहेंगे। ठीक है, अब स्कैटरिंग आपको पता ही है कि भाई स्कैटरिंग कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक है, एक तो कौन सी, इलास्टिक, और एक कौन सी, इन इलास्टिक। कोलिजन में अपन ने पढ़ा है कि 2 प्रकार की कोलिजन है, एक तो इलास्टिक कोलिजन और दोस्तों दूसरी कौन सी है, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन हो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हो और टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हो। और इन इलास्टिक में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इलास्टिक की अपन बात करें तो A प्लस एक्स, यानी A प्लस एक्स, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये x प्लस ए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी x क्या होगा, रिमेन्स इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो इस स्कैटरिंग को अपन, इस न्यूक्लियर रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शन। क्या कहेंगे, इलास्टिक, यानी A कोई प्रोजेक्टाइल था जो किसी x टारगेट पे वो इंसिडेंट हुआ और x टारगेट वैसा का वैसा बच गया और प्लस क्या आ गया, A आ गया, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टिकल क्या हो गए, दोनों सेम हो गए, A प्लस एक्स। ठीक है, और इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि A प्लस एक्स और x किस में चला गया,
अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी इसके ऊपर स्टार लगा दिया और प्लस क्या हो गया ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्टार गोज इनटू एन एक्साइटेड स्टेट। किसमें चलेगी, एक्साइटेड स्टेट में चलेगी। यहां आप देखिए कि ए जो इंसिडेंट पार्टिकल है और आउटगोइंग पार्टिकल ए ही है, ठीक है। इसमें जो मैन अपनी जो पेरेंट न्यूक्लियस था उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसमें जो इंसिडेंट टारगेट है अपना एक्स और इस पे टारगेट पार्टिकल ए इंसिडेंट हुआ, तो ए जब इस पे इंसिडेंट हुआ दोस्तों तो ये किस में चलेगी, स्टार में। कहने का मतलब एक्साइटेड स्टेट में चलेगी, कहने का मतलब एनर्जी विल चेंज। और आउटगोइंग पार्टिकल सेम टू सेम रहा, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, और इसको अपन दोस्तों क्या कह देंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग। और बोथ दीज आर द पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। पहली क्या है, स्कैटरिंग, ठीक है। दूसरी जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो टाइप है उसको अपन बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन। दूसरा जो टाइप है उसको अपन न्यूक्लियर रिएक्शन का जो टाइप है उसको अपन बोल रहे हैं डिसइंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन। क्या बोल रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन। और इसमें क्या होगा, ए नॉट इक्वल्स टू बी होगा, कि जो इंसिडेंट और आउटगोइंग जो पार्टिकल है वो दोनों बराबर नहीं होंगे, यानी एंड ए न्यू न्यूक्लियस इज ऑब्टेन्ड। ए न्यू न्यूक्लियस इज ऑब्टेन्ड। और इस रिएक्शन को अपन कैसे, जैसे 2He4 और यहां से 4 बेरिलियम 9, ठीक है, 4 बेरिलियम 9, तो ये क्या होगा 6C12 और क्या बन जाएगा 0N1, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या और एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बोथ आर कंजर्व, लेकिन ये देखिए इंसिडेंट आउटगोइंग दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तीसरे प्रकार की, इसको अपन कहेंगे रेडिएटिव कैप्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, रेडिएटिव कैप्चर। क्या कहेंगे, रेडिएटिव कैप्चर, यानी A+X कोई रिएक्शन है और ये चेंज हो गया, Y में चेंज हो गया, लेकिन Y अपनी एक्साइटेड स्टेट में चलेगी, ठीक है। Y अपनी एक्साइटेड स्टेट में चलेगी, तो ये जो भी सरप्लस एनर्जी, ये स्टार बनाया है दोस्तों, इस स्टार का मतलब क्या है कि Y बदल तो गया लेकिन ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में रह गया। कहने का मतलब स्टार क्या है, इसकी सरप्लस एनर्जी है, इस सरप्लस एनर्जी को वो गामा फोटोन के रूप में त्यागेगा और फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, Y प्लस गामा रेडिएशन को इसने त्याग दिया, और इसको अपन क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेट। क्या बोलेंगे दोस्तों, कंपाउंड स्टेट। और कंपाउंड स्टेट किस स्टेट में है, इन एक्साइटेड। कंपाउंड स्टेट का मतलब है कि इसमें और भी पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल का मतलब एक पार्टिकल और इसके अंदर निकलेगा। ये सरप्लस एनर्जी है तो अपन इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेट इन एक्साइटेड स्टेट। और अपनी सरप्लस एनर्जी ये त्याग देगा, त्याग करके क्या क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गामा में। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए कि 1H1 और ये किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, 6C12, और ये क्या हो गया 7 नाइट्रोजन 13, और ये स्टार आ गया, यानी सरप्लस एनर्जी होगी। और फिर ये 7 नाइट्रोजन 13 अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, और प्लस क्या इसने इमिट कर दिया, गामा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, कैसी रिएक्शन कहेंगे, रेडिएटिव कैप्चर। क्या कहेंगे दोस्तों, रेडिएटिव कैप्चर, ठीक है। चौथे प्रकार की जो रिएक्शन है उसको अपन क्या कहेंगे, फोटो डिसइंटीग्रेशन। क्या कहेंगे, फोटो डिसइंटीग्रेशन।
उसको अपन कह देंगे फोटो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, और इसमें क्या है, द टारगेट न्यूक्लियस इज disintegrated by incidence of gamma photon of appropriate energy by appropriate energy। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्यूट्रॉन। एग्जाम्पल में अपन बात कर रहे हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्यूट्रॉन। ठीक है, गामा प्लस 1H2, द टारगेट न्यूक्लियस इज डिसइंटीग्रेटेड बाय इंसिडेंस ऑफ गामा फोटोन। गामा फोटोन यानी ड्यूट्रॉन पे गामा फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, तो गामा ड्यूट्रॉन है वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या बनाया इसने, 1H1 हाइड्रोजन बना दिया और प्लस क्या निकल गया, 0N1, एक न्यूट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो अपन इसको क्या कहेंगे, ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, 1H1 का मतलब प्रोटियम बोल दो, हाइड्रोजन बोल दो, या क्या बोल दो दोस्तों, प्रोटॉन। ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ब्रेक्स इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये 4 प्रकार की अपनी क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, इनमें कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज फॉलो होते हैं वो भी अपन को पता लगाना है। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन अपन नेक्स्ट बात करते हैं। कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। कंजर्वेशन लॉज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो अपन कहेंगे द क्वांटिटीज दैट आर conserved during nuclear reaction include यहां से देखें कौन कौन से, इंक्लूड चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा दोस्तों। ठीक है, मास नंबर जिसको अपन ए से डिनोट करते हैं वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। पैरिटी कंजर्व रहेगी। स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल है, वोल्ट-जैमिन है, फर्मी डिराक है, स्टैटिस्टिक्स हमेशा कंजर्व रहेगी। और दोस्तों आइसोस्पिन ये भी हमेशा कंजर्व रहेगी। ठीक है, यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शन यदि होती है तो इसमें ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है तो इसमें कौन सी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व नहीं रहेगी। तो चार्ज कंजर्व रहेगा, मास नंबर कंजर्व रहेगा, चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, स्टैटिस्टिक्स और आइसोस्पिन कंजर्व रहेगी। ठीक है, इसके द क्वांटिटीज, इसी में द quantities which are not conserved, the quantities which are not conserved in a nuclear reaction,
द क्वांटिटीज विच आर नॉट कंजर्व इन न्यूक्लियर रिएक्शन आर मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वाड्रापोल मोमेंट। ये दोनों क्वांटिटीज न्यूक्लियर रिएक्शन में कंजर्व नहीं रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, यदि आपने ध्यान दे दिया तो आपका सही होगा, अदरवाइज आपका गलत हो सकता है। कि ये चार्ज, मास नंबर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पैरिटी, स्टैटिक्स, आइसोस्पिन, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी। और मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वाड्रापोल मोमेंट है ये कंजर्व नहीं रहेगा। कहने का मतलब एलएचएस में और आरएचएस में ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो अपन ने कह दिया कि भाई ये कंजर्व नहीं रहेगा। और ये इसके अंदर जो ये रिएक्शन है ये क्या है, कंपाउंड न्यूक्लियस, स्टार वाली क्या है देखो, कंपाउंड स्टेट, और ये स्टार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये किस में है, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज तो कंजर्व रहेंगी और ये क्वांटिटीज दोस्तों कंजर्व नहीं रहेंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन चर्चा कर रहे हैं और एनर्जी बैलेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी बैलेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। एनर्जी बैलेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी बैलेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी बैलेंस इन न्यूक्लियर रिएक्शन। और इसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, क्यू वैल्यू। क्या कहा जाता है इसको, क्यू वैल्यू कहा जाता है। कि जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है a + x और ये क्या y + b में कन्वर्ट हो गई, a + x y + b में कन्वर्ट हो गई। यहाँ अपन क्या लेते हैं, ma, अपन क्या मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, ma को अपन ने डिनोट किया मास ऑफ प्रोजेक्टाइल या मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, M X का मतलब होगा मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, ये रहा मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। ये क्या हो गया दोस्तों, मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। ठीक है भाई, My, कैपिटल Y, ये क्या हो गया, मास ऑफ रेजिड्यूअल, जो बच गया उसका, मास ऑफ रेजिड्यूअल, मास ऑफ रेजिड्यूअल्स न्यूक्लियस, मास ऑफ रेजिड्यूअल न्यूक्लियस। Mb क्या हो जाएगा, मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल, मास ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल। ये इतनी चीज होगी। ठीक है, अब यदि ये मूव कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रोजेक्टाइल हम मूव कर रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो अपन मानते हैं Ka, क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी इंसिडेंट पार्टिकल। ये क्या है दोस्तों, इंसिडेंट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल या इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, अब x तो क्या है, फिक्स है, टारगेट है, तो kx बराबर क्या होगा, 0 होगा। अपन मान लेंगे अज्यूमिंग दैट टारगेट इज एट रेस्ट। अपन ने मान लिया कि टारगेट है वो कहां पर है, रेस्ट पर है, हो गया। ky काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेजिड्यूअल न्यूक्लियस, ky क्या है दोस्तों, ky काइनेटिक एनर्जी रेजिड्यूअल न्यूक्लियस, रेजिड्यूअल न्यूक्लियस की क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और kb क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल, kb काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल ये, ठीक है। तो ये इतनी सारी हैं। तो अब अपन क्या लगा दें, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी गिव्स, क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि जरूरत पड़े तो मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, तो अपन ने कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी अपन ने लगा दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए mx सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ए प्लस एम ए इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि के एक्स तो होगा नहीं, के एक्स बराबर तो क्या है 0, क्योंकि टारगेट है रेस्ट में, तो ये तो एल एच एस की एनर्जी होगी। आर एच एस की एनर्जी देखिए बराबर एम वाई सी स्क्वायर, एम वाई सी स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस के वाई प्लस एम बी सी स्क्वायर प्लस क्या होगी दोस्तों के बी। भाई ये तो क्या करेगा, मूव करेगा, इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1, ठीक है। यहां से देखिए जो रेस्ट एनर्जी है सी स्क्वायर वाली, उसको एक तरफ ले लो, बाकी को सारी को एक तरफ ले लो, तो ये क्या हो गया एम एक्स सी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम वाई सी स्क्वायर माइनस एम बी सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आ गया के वाई, ये रहा के वाई, काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ ले रहे हैं, प्लस के बी ले लिया, और इधर इसको ले आए तो ये क्या हो गया माइनस के। तो टारगेट की काइनेटिक एनर्जी ये होगी, इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया 2, ठीक है। दी क्यू वैल्यू इज द डिफरेंस in kinetic energy of final products and initial reactants। क्या हो गया, द Q वैल्यू इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड इनिशियल रिएक्टेंट्स ये हो गई, ठीक है। तो Q ये क्या होगी, Q वैल्यू होगी, तो Q वैल्यू क्या होगी दोस्तों यहां से, तो Q बराबर क्या हो गया के वाई प्लस के बी और माइनस क्या हो गया के ए, ठीक है। देखिए यही अपन ने डेफिनेशन, ये समीकरण नंबर 3 है। द Q वैल्यू इज द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल, तो फाइनल क्या है Y और B है, देखिए फाइनल क्या है दोस्तों Y और B, और इनिशियल रिएक्टेंट्स क्या है के ए, क्योंकि ये तो रेस्ट में है तो इसकी तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं। Q वैल्यू तो काइनेटिक एनर्जी का क्या है दोस्तों डिफरेंस है, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन 3 दे दिया, और इक्वेशन 2 और 3 को अपन को दोनों को अपन ने एक साथ लिख लिया कि भाई ये क्या है। तो 2 और 3 से इक्वेशन फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से देखिए क्या है भाई, Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर अपने पास में आ गया, इसको अपन क्या लिख लेते हैं Q लिख लेते हैं, तो ये हो गया Q, तो ये क्या हो गया बराबर एम एक्स सी स्क्वायर ले लें कॉमन, एम एक्स प्लस एम ए माइनस एम वाई एम कैपिटल एम वाई, ठीक है, और माइनस एम बी और ब्रैकेट बंद, और इंटू क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर, बराबर ये आएगा के वाई प्लस के बी माइनस के, ठीक है। तो इसी के इक्विवेलेंट ये होगी, ठीक है। और ये क्या है, ये दोनों क्या है, डिफरेंस ऑफ इनिशियल मास एंड फाइनल मास। ये क्या है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ इनिशियल मास एंड
फाइनल मास, डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल मास, डिफरेंस ऑफ इनिशियल मास एंड फाइनल मास। ठीक है, और इसके इक्विवेलेंट यदि आप लिखना चाहो तो ये आप इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो। जैसे इस ब्रैकेट को आप ये लिख सकते हो के वाई प्लस के बी और माइनस क्या हो गई दोस्तों के ए, ये हो गया। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू इसको कहते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले पे बेस्ड पूछ सकते हैं कि भाई इसकी क्यू वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए केस फर्स्ट, यदि इस क्यू जो वैल्यू आई है इसकी वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एक ऊष्माशोषी और दूसरा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि क्यू की वैल्यू, केस क्या है, फर्स्ट, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट का मतलब क्या है, इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0, यदि क्यू की वैल्यू जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ये वाली, इसकी वैल्यू अपने पास में 0 से बड़ी है, 0 से ज्यादा है, तो क्या होगा, 0 से ज्यादा कब आएगी, जब के वाई प्लस के बी इज ग्रेटर देन फ्रॉम क्या हो जाएगा, के ए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फ्रॉम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसका मतलब दैट इज, ये कब होगा, जब इनिशियल मास, ये पॉजिटिव कब होगी, इनिशियल मास इज ग्रेटर देन फ्रॉम फाइनल मास। देखिए विरोधाभास है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की, तब क्यू पॉजिटिव हो सकता है, या इनिशियल मास माइनस फाइनल मास, तो इनिशियल मास बड़ा होना चाहिए किससे, फाइनल मास से होना चाहिए। देन this type of reaction, then this type of reaction is called, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सोर्जिक, 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 स्पेलिंग थोड़ा सा सही लिख दें, EXOERGIC, एक्सोर्जिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोर्जिक रिएक्शन कहलाएगी, यानी इससे अपन को एनर्जी प्राप्त होगी, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, एक्सोर्जिक। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि भाई Q की वैल्यू क्या है, इफ Q इज लेस देन 0, Q की वैल्यू क्या है, 0 से कम आ गई, Q की वैल्यू 0 से कम आ गई तो रिएक्शन को चालू करने के लिए अपन को एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, ऐसे तो रिएक्शन होगी नहीं। तो Q का मान 0 से कम कब आ सकता है, यहां से देखिए Q का मान 0 से कब कम आ सकता है, जब यहां से अपन बात करें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन फ्रॉम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जस्ट इसका उल्टा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम हो, या इनिशियल मास इज लेस देन फ्रॉम फाइनल मास, इनिशियल मास इज लेस देन फ्रॉम फाइनल मास। अब देखो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, कि कोई भी लाइट मास पार्टिकल अपने से ज्यादा मास में कन्वर्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए अपन को एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, कहने का मतलब अपन को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि जितना फाइनल में मास कम है उसके इक्विवेलेंट अपन को एनर्जी इस रिएक्शन को देनी पड़ेगी, तो रिएक्शन ये पॉसिबल होगी। अदरवाइज तो मास नंबर कंजर्व नहीं होगा, चार्ज कंजर्वेशन नहीं होगा, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी जो कंजर्वेशन लॉज थे जो अपन ने अभी पढ़े थे कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन यदि होता ही है तो उसमें ये दीज जो न्यूक्लियर कंजर्वेशन लॉज हैं ये क्या होने चाहिए दोस्तों, फॉलो होने चाहिए, वो फॉलो नहीं होते। ठीक है, तो इनिशियल मास इज लेस देन फ्रॉम फाइनल मास, या सो क्यू की वैल्यू अपने लिए क्या आ जाती है, नेगेटिव, क्यू की वैल्यू अपने लिए नेगेटिव आ जाती, तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एंडोर्जिक, एंडोर्जिक, एंडोर्जिक। इसको अपन क्या कहेंगे,
एंडोर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। और इसका मतलब क्या है कि भाई एंडोर्जिक है तो इस रिएक्शन को अपन को स्टार्ट करने के लिए अपन को एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। यानी इसका मतलब क्या है, मैं यहां लिख देता हूं एनर्जी, यहां से Q क्या है नेगेटिव, Q की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या है एनर्जी इज टू बी सप्लाइड, energy is to be supplied from outside for reaction to occur। यदि रिएक्शन को पॉसिबल करवाना है तो अपन को एनर्जी है वो बाहर से देनी पड़ेगी। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है कि एक्सोर्जिक या एंडोर्जिक उष्मा शोषी और उष्मा छेपी जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में कैसे पॉसिबल है। तो इसको भी अपन ध्यान में रखेंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। एनर्जी इज टू बी सप्लाइड, यानी ऐसी रिएक्शन को करवाने के लिए अपन को एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से ये चीज क्या होगी क्लियर होगी कि कोई भी लाइट मास पार्टिकल टूट करके या किसी नए पार्टिकल में बदल के अपने से ज्यादा द्रव्यमान के पार्टिकल में नहीं बदल सकता है। ये वैसे भी अपन देखें तो संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी एनर्जी कम है, भाई आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपन वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। तो जितनी एनर्जी कम है उसको अपन बाहर से दे देंगे, तो उसकी एनर्जी और बाहर से जो अपन ने एनर्जी दी है वो दोनों मिलकर के किससे फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या हो जाएंगी या फाइनल प्रोडक्ट के मास से क्या हो जाएंगी ज्यादा हो जाएंगी। देन दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। कल अपन ने डिस्कस भी किया था कि अपन बात करें कि प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है E+ और क्या निकलता है न्यूट्रिनो निकलता है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। ये मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। क्यों, प्रोटॉन की जो मास है वो कितना है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी यूनिट में बता रहा हूँ। इसका मास कितना है 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। इसका मास कितना है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसका मास लेस देन, इसका मास 0 के इक्विवेलेंट है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मास आया था, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि भाई ये लाइट प्रोटॉन का मास इतना ही है, तो ये क्या अपने से हैवी मास पार्टिकल में बदल सकता है क्या, तो नहीं बदल सकता। दिस रिएक्शन इज फ्रीली नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज फ्रीली नॉट पॉसिबल। जबकि न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या निकलेगा दोस्तों, एंटी न्यूट्रॉन निकलेगा। ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है एनर्जी यूनिट्स में या कैसे भी देखें, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन से कम है, तो कोई भी हैवी मास पार्टिकल लाइट मास पार्टिकल में टूट सकता है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल कहां है, तो अपन ये कहेंगे एनी हाउ प्रोटॉन गेट सम एनर्जी, किसी भी तरीके से प्रोटॉन के पास में एनर्जी हो जाए। कैसे, मान लो प्रोटॉन भागकर आए, भागकर यदि प्रोटॉन आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अपन ये कहेंगे कि भाई दिस रिएक्शन इज पॉसिबल ओनली इन न्यूक्लियर फील्ड, कि न्यूक्लियर फील्ड के अंदर प्रोटॉन कुछ न कुछ वाइब्रेशन या काइनेटिक एनर्जी गेट करेगा एंड देन दिस रिएक्शन विल बी पॉसिबल। तो यहां से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। यानी ये रिएक्शन ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, तो इसको अपन को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बाहर से एनर्जी अपन न्यूक्लियस के अंदर तो दे नहीं सकते। तो अपन ऐसा मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन होते हैं और वो मोशन करते होंगे, तो प्रोटॉन्स गेट सम एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड या फ्रॉम द अपने कहीं से भी प्रोटॉन भाग के आएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। इसको अपन को ऐसे करना है। तो दोस्तों ऐसे अपन ने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में ये छोटी डिस्कशन किया है, ये आप लोगों को पढ़ना है। आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से आप इसको करोगे एंड नेक्स्ट अपन आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।